देखो आज हमको जो टॉपिक देखना है वो है मशीन लर्निंग। देखो कल हमने जो एआई पढ़ा था तो एआई पढ़ते समय ही बताया था कि इस एआई के सबसेट है मशीन लर्निंग। जैसे ये एआई है तो इसका एक सबसेट, एक इसका उप क्षेत्र है मशीन लर्निंग, और इस मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है डीप लर्निंग। तो आप एआई पढ़ोगे तो आपको मशीन लर्निंग पढ़ना ही पढ़ना है, मशीन लर्निंग पढ़ोगे तो डीप लर्निंग पढ़ना ही पढ़ना है। इन दोनों में अंतर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग हो चाहे डीप लर्निंग हो, दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट माना जाता है। उसके सबसेट ही उसी के अंतर्गत है वो। देखते हैं ये मशीन लर्निंग है क्या। देखो मशीन लर्निंग में पहले तो आप बताओ कि ये एआई का सबसेट है, एआई का उप क्षेत्र है। मशीन लर्निंग एआई का सबसेट है और यह अध्ययन का ऐसा क्षेत्र है जो कि कंप्यूटर या मशीनों को, जो कि मशीनों मशीनों से मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर या मशीनों को स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग किए बिना, स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग, स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग किए बिना, स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग किए बिना डेटा से, स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग किए बिना डेटा से सीखने में मदद करता है, डेटा से सीखने में मदद करता है। एआई का उपक्षेत्र है जो मशीनों को स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग किए बिना डेटा से सीखने में मदद करता है। देखो सामान्यतः क्या होता है कि हमको यदि मशीन या कंप्यूटर से कोई काम लेना है तो हमको उसके लिए एक स्पष्ट प्रोग्राम बना के देना पड़ता है। जैसे यदि आप कंप्यूटर से बोलोगे 2+2, इसको जोड़ के यदि 4 भी बताना है तो इसका भी प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम के अनुरूप ही कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा। बिना प्रोग्राम के बहुत मुश्किल है, बिना प्रोग्राम के कोई कंप्यूटर आपको आउटपुट प्रदान नहीं करेगा। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग किए बिना, कि हमने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना के दिया कंप्यूटर के कि 2 और 2 4 होते हैं। कंप्यूटर या मशीन अपने से सीखेगी। जब वो अपने से सीखना चालू करती है उसे ही हम मशीन लर्निंग कहते हैं। और अपने से सीखती मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई किताब पढ़ के सीख रही, उसको जो सीखना है वो क्या है, डेटा। स्पष्ट रूप से प्रोग्रामिंग किए बिना डेटा से सीखने में मदद करता है। जो मशीन है वो कंप्यूटर है, डेटा का उपयोग करके ही सीखता है और आपको आउटपुट प्रदान करता है। और देखो यहां पे पूरा खेल, कल भी एआई के संदर्भ में ही बताया था, पूरा खेल क्या है, डेटा। जितना एक्यूरेट डेटा होगा मशीन उतने ही अच्छे ढंग से सीखेगी और उसका आउटपुट भी उतना ही एक्यूरेट होगा। डेटा की एफिशिएंसी पे सब कुछ निर्भर है, डेटा में जितनी शुद्धता है। अब देखो इस एआई हमको स्पष्ट रूप से डेटा से सीखने में मदद करता है। और इसका हम अनुप्रयोग सबसे ज्यादा कहां देखते हैं, चाहे आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे आपकी जो ऑनलाइन बिजनेस हो। जैसे हम अमेजोन की बात करें, आप अमेजोन से सामान खरीदते हो। अमेजोन ने भी क्या है, अपनी मशीन लर्निंग के आधार पर पूरी वेबसाइट का डिजाइन किया है। आपने मान लो अमेजोन पे जाके कोई बुक सर्च करी, और बुक किससे रिलेटेड थी, मान लो बुक साहित्य से रिलेटेड है या बुक कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है। आपने एक बुक सर्च करी, आपने उसको देखा, मिली नहीं मिली, बात खत्म हो गई। अब ये अमेजोन का जो मशीन लर्निंग है, आपका ये डेटा हो गया, इस डेटा से सीख गया। आप जब अमेजोन की साइट खोलोगे तो उसकी जो होम स्क्रीन है वो आपको बुक का सजेशन करेगी, वो आपको बुक का सजेशन करेगी। तो ये कहां से आया, ये मशीन ने आपके डेटा से सीखा कि आपको बुक चाहिए थी, तो अब बुक को ही वो रिकमेंड करने लगा। तो जो भी हमको रिकमेंडेशन होता है, चाहे सोशल नेटवर्किंग साइट पे हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस साइट पे हो, ये सब मशीन लर्निंग का ही परिणाम है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनने एक एक व्यक्ति पर एक एक आदमी बिठा के रखा है कि वो देख रहा है कि अच्छा इसको बुक पसंद है तो उनने कहा कि
अब इसको मैं बुक सजेस्ट करूंगा। ऐसे में तो पागल हो जाएंगे, करोड़ों यूजर हैं पूरी दुनिया में, इतने आदमी बिठाएंगे तो लागत कितनी हो जाएगी। तो अब जैसे जैसे मशीन लर्निंग अच्छी होती जाएगी, आपको रिजल्ट भी एक्यूरेट मिलेगा। आपको जो बुक चाहिए वो पहले से रिकमेंड कर देगा, और उसके चार और चीजों को रिकमेंड कर देगा। हो सकता है कि आप जो ढूंढ रहे हो उससे अच्छी बुक वो रिकमेंड करके दे दे। तो यही है मशीन लर्निंग, कि मशीन खुद से सीखती, खुद से नहीं, डेटा से सीखती है। और डेटा उसको कहीं ना कहीं से चाहिए, हम ही देते हैं उसको डेटा, कि हमको क्या चाहिए, ये हमारा डेटा हो गया। हम जो सर्च करते हैं, गूगल भी इसी तरीके से काम करता है कि आप गूगल पे सर्च करते हो तो वो उसी के अनुरूप आपको आपकी जो पसंद नापसंद को समझ लेता है और उसके अनुरूप फिर काम करता है। आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे जाओ तो वो भी आपको आपकी पसंद और नापसंद के अनुरूप ही आपको, जैसे आप इंस्टाग्राम पे गए, आप रील देख रहे हो तो आप एक प्रकार की रील देखते हो तो उसका एल्गोरिदम उसको पकड़ लेता है, सीख गया कि आप इस टाइप के आदमी हो, आपको इस टाइप की रील दिखानी चाहिए। फिर आपको एड भी वो उसी टाइप का दिखाएगा। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, अब YouTube पे आप एक ही टाइप का वीडियो लगातार देख रहे हो, जैसे आप पेपर है आपका, आप एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लगातार देख रहे हो, तो आपका YouTube आपको उसी टाइप के ऐड ज्यादा दिखाएगा। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति हो जो YouTube पे उन्होंने कहा कि मूवी वगैरह ज्यादा देख रहा है, तो उसको अलग टाइप का ऐड दिखाएगा। तो ये सबका एल्गोरिदम इसी चीज को पकड़ता है और उसी के अनुरूप ऐड करता है। तो मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी मशीन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं रिजल्ट, वो आपसे ही सीख के, आपके डेटा से ही उसने सीख लिया और सीख के फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है, जिससे आपको आसानी हुई, आपकी रुचि के अनुरूप ही आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो यही है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो देखो अवधारणा तो कुछ कठिन है नहीं, अवधारणा में तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मशीन बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के जब डेटा से सीख के काम करती है तो उसे ही हम मशीन लर्निंग कहते हैं। अब है इस मशीन लर्निंग के प्रकार। मशीन लर्निंग के प्रकार, पहला होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग अंग्रेजी में लिख लो, हिंदी में भी अनुदेशित अनअनुदेशित कोई मतलब नहीं, लिखो सुपरवाइज्ड। दूसरी है अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड। तीसरी है री इन्फोर्स, री इन्फोर्स। और चौथी है सेमी सुपरवाइज्ड। सेमी सुपरवाइज्ड, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, री इन्फोर्समेंट वाली सुपर लर्निंग, और सेमी सुपरवाइज्ड सुपर मशीन लर्निंग। ठीक है, हमको बहुत डीप में नहीं जाना, आप तो चार प्रकार याद रख लेना, मशीन लर्निंग चार प्रकार की होती है और चारों को एक एक लाइन में होता क्या है, बस इससे ज्यादा हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अब आप देखोगे तो ये इसमें ना, ये सुपरवाइज भी दो प्रकार की होती है, एक होती है रेग्रेशन, रिग्रेशन, और एक होती है क्लासिफिकेशन। इधर भी आपको चार टाइप दिखाई देगा। अपन तो इतने डिटेल में नहीं जा रहे, आप तो बस ये याद रखो चार टाइप की मशीन लर्निंग है, और ये चार टाइप की मशीन लर्निंग क्या क्या कर रही है, एक एक लाइन में आपको इतना ध्यान रखना है। तो देखो, जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है इसमें होता क्या है, इसमें इनपुट डाटा, इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा दोनों उपलब्ध होता है, और इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा, आउटपुट, इनपुट डाटा, आउटपुट डाटा दोनों उपलब्ध होता है। हम मशीन को इनपुट डाटा भी देते हैं और आउटपुट डाटा भी देते हैं, और इनपुट और आउटपुट डाटा के मध्य संबंध का पता करके
वो मशीन हमको प्रिडिक्शन देता है, रिजल्ट देता है इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा के आधार पर। इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा के बीच जो संबंध होता है उसके आधार पर ही वो प्रिडिक्शन देता है। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या है, इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा दोनों ही उपलब्ध कराते हैं, और इन दोनों डाटा, इनपुट डाटा और आउटपुट डाटा, दोनों डाटा के बीच संबंध का पता लगाकर, संबंध पता करके वो हमको क्या है, प्रेडिक्शन करता है, भविष्यवाणी टाइप का बताता है कि ऐसा होगा। मतलब देखो कायदे से इनपुट हम देते हैं और हमको आउटपुट मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट डाटा आउटपुट डाटा हम ही दे रहे हैं और उसके आधार पे उससे कुछ रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर प्रेडिक्शन वाला होता है, भविष्यवाणी टाइप की रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। तो उसको कहते हैं हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। मतलब देखो इसको आप आसानी से समझ सकते हो, आप बहुत सारे स्टैटिक्स मशीन को उपलब्ध कराओ और उस बहुत सारे स्टैटिक्स के माध्यम से वो आपको प्रेडिक्शन देगा। जैसे आप इसको इस रूप में समझ सकते हो कि जैसे बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनका कुछ स्टैटिक्स डाटा है, कॉलेज स्टूडेंट है उनका कुछ स्टैटिक्स डाटा है कि आईक्यू बताया है, परसेंटेज बताया है और प्लेसमेंट बताया है। ये इतना सारा डाटा हमने उसको उपलब्ध कराया है कि जिन स्टूडेंट का आईक्यू 87 था और जिनका परसेंट 70% का ऊपर था, उनका प्लेसमेंट हो गया है। जिन स्टूडेंट का आईक्यू 111 था और परसेंट 80 था, इनका भी प्लेसमेंट हो गया है। फिर जिन स्टूडेंट का आईक्यू लेवल 75 था, परसेंटेज 60 था, इनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। ऐसे करके हम बहुत सारे स्टैटिक्स उपलब्ध करा सकते हैं। आप क्रिकेट मैच के स्टैटिक्स उपलब्ध करा सकते हो कि ये खिलाड़ी है, इतना रन बनाता है, बहुत सारा डाटा, अनलिमिटेड डाटा उसको उपलब्ध कराओगे और इस अनलिमिटेड डाटा के माध्यम से वो आपको प्रेडिक्शन करेगा। देखो हमने यहाँ पे इनपुट डाटा, ये इनपुट डाटा है कि इतने आईक्यू था, इतना परसेंट था और इतने लोगों का प्लेसमेंट हो गया। ये आउटपुट डाटा हो गया कि इतने लोगों की नौकरी लग गई। अब इस इनपुट और आउटपुट डाटा के माध्यम से वो प्रिडिक्ट करके बताएगा कि आपको यदि प्लेसमेंट लेना है तो आपका आईक्यू कितना होना चाहिए और कितने परसेंट होगा। मतलब वो भविष्यवाणी करने में सक्षम है। आप उसको आईक्यू दो, आप उसको परसेंटेज दो और वो रिजल्ट बता देगा कि आपका प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। यही है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। इनपुट डाटा आउटपुट डाटा आपने दोनों उपलब्ध कराया और इसके आधार पे अब वो प्रेडिक्ट कर रहा है। वो आपको, आप पता कर सकते हो उससे कि किस बच्चे का प्लेसमेंट होगा, किस बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होगा। और देखो ये डाटा जितना एक्यूरेट होगा उसका प्रेडिक्शन भी उतना ही एक्यूरेट होगा, क्योंकि वो बहुत सारे बच्चों का अध्ययन किया कि इतना आईक्यू है, इतना परसेंट है, उसका प्लेसमेंट हो गया। अब इसका इस लेवल से जिसका जो कम होगा उसका साफ वो मना कर देगा। तो ऐसी मशीन लर्निंग को हम सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कहते हैं। ठीक है ना। बस आपको तो एक लाइन याद रखना, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जिसमें इनपुट और आउटपुट डाटा दोनों उपलब्ध कराया जाता है और इनपुट और आउटपुट डाटा के बीच संबंधों के आधार पर वो हमारा प्रेडिक्शन करके बताता है। इसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। फिर दूसरा है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में हम सिर्फ इनपुट डाटा देते हैं, सिर्फ इनपुट डाटा उपलब्ध कराते हैं, सिर्फ इनपुट डाटा उपलब्ध कराते हैं और इस इनपुट डाटा के माध्यम से फिर हम प्रेडिक्शन लेते हैं। अब इसमें भी 4 तरीके से इसको किया जाता है करेक्शन, क्लस्टरिंग कहते हैं एक को, और 3 अलग अलग हैं। अपन उतने डिटेल में नहीं जा रहे, अपन को तो बस याद रखना अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या करते हैं, इसमें केवल इनपुट डाटा उपलब्ध कराया जाता है। फिर तीसरा है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स मशीन लर्निंग में क्या होता है, इसमें हम डेटा ही नहीं देते, डेटा होता ही नहीं है, डेटा होता ही नहीं है। अब सवाल है कि डेटा होता ही नहीं तो मशीन सीखेगी कैसे। हमने तो मशीन लर्निंग की परिभाषा देखी है कि केवल वो डेटा के माध्यम से सीखती है। अब यहां तो हम डेटा ही उपलब्ध नहीं करा रहे, तो फिर कैसे सीखेगी। यहां पे डेटा होता ही नहीं है, यहां पे जो मशीन होती है वो खुद ही सीखती है।
डेटा कलेक्ट कर रही है लाइव में और खुद ही उस डेटा से सीख रही है। जैसे यहां पे मतलब हम जैसे अपने अनुभव से सीखते हैं ना, धीरे धीरे करके, कि एक रास्ते पे जा रहे हैं, वहां पहली बार उस रास्ते पे जा रहे हैं तो वहां गड्ढा था, हम गिर गए। फिर जब दूसरी बार उस रास्ते से जाएंगे तब नहीं गिरेंगे। सामान्य मस्तिष्क का तो आदमी यही है ना कि फिर दोबारा गड्ढे में नहीं करता, उसको मालूम यहाँ गड्ढा है तो उसके साइड से वो जाएगा। तो ये कैसा आपने अपने अनुभव से सीख लिया, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं सीख सकते हो, आप सीखते रहते हो। यही है री मशीन लर्निंग, कि अपने अनुभव से धीरे धीरे सीखती है। जैसे गूगल की सेल्फ ड्राइव कार भी इसी टाइप का अनुभव, कि वो उस रोड से जा रही है और उसको, उसने पहली बार जब जा रही तो उसे नहीं पता कहाँ गड्ढे हैं और कैसा क्या है, वो डिटेक्ट करते हुए चल रही है। हाँ, लेकिन अब अगली बार उस रोड से गुजरेगी तो उसे सब पता है। तो ये क्या हो रहा है, इसको कोई डाटा पहले से उपलब्ध नहीं कराया है कि इस 50 किलोमीटर की रोड पे कितने गड्ढे हैं, कितने ब्रेकर है, वो अपने अनुभव से धीरे धीरे सीख रही है। तो ऐसी मशीन लर्निंग री है, जिसमें इनपुट आउटपुट क्या डाटा है ही नहीं, खुद मशीन को लेना है। जो सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है, ये दरअसल क्या है, लेबलिंग के कार्य में आती है। लेबलिंग, इससे हम लेबलिंग कर सकते हैं, या जो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग है वो मुख्यतः लेबलिंग का कार्य करती है। अब देखो लेबलिंग क्या होती है, ये भी हम बहुत सामान्यतः उपयोग में लाते हैं। जैसे आपके मोबाइल में गूगल फोटो होगा, गूगल फोटो में आप क्या है, जो भी फोटो क्लिक करते हो अपने आप गूगल फोटो में सेव हो जाती है। आप मोबाइल से डिलीट कर दोगे तो भी गूगल फोटो में सेव हो जाएगा। अब वो गूगल फोटो क्या करता है, गूगल फोटो आपको बताएगा कि आपके मोबाइल में इतने इतने लोगों की फोटो है। फिर वो कुछ आदमियों को डिटेक्ट करेगा, जोड़ने का इस फोटो में भी है, इस फोटो में भी है, इस ज्यादातर फोटो इस व्यक्ति की, तो उसको डिटेक्ट करके अलग लाएगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि आप इस पे कुछ लेबल करना चाहते हो, तो आपने लिख दिया कि हाँ ये मेरा भाई है, ब्रदर। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, आपने उसको एक लेबल लगाया, दूसरी फोटो में आपने उसको करा दिया कि ये हमारे पिताजी हैं, इस टाइप से कुछ। अब वो आपकी पूरी जो गूगल ड्राइव में जितनी फोटो होंगी, सब में से क्या है, भाई की फोटो अलग। हर जगह जहां पे उसकी फोटो आएगी वो लेबलिंग कर देगा, ये भाई है, ये पिताजी है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। तो मतलब क्या है कि देखो बहुत सारा डाटा होता है, जब उसमें से हमको छांटना पड़ता है तो लेबलिंग करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है, एक एक चीज को निकाल के उस पर लेबल लिखना। ये सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग ये काम बहुत आसानी से करता है, कि आप केवल उसको एक बार लेबल का बताओगे कि हाँ ये है, फिर वो कितना ही बड़ा डाटा हो उसमें से सारी चीजों को लेबलिंग कर देगा। बस इतना ही जानना है अपन को मशीन लर्निंग के प्रकार के अंतर्गत। ठीक है ना। तो देखो ये मशीन लर्निंग और मशीन लर्निंग के सामान्य प्रकार हो गए हैं। अब इस मशीन लर्निंग का थोड़ा सा अनुप्रयोग देख लेते हैं। मशीन लर्निंग का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, मशीन लर्निंग हम कहां कहां अनुप्रयोग में लाते हैं सामान्यतः। जैसे एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग में सबसे पहला है स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन हम सब जानते हैं कि मानवीय भाषण को लिखित पाठ में प्राप्त करते हैं, मतलब हम जो बोलते हैं उसको वो सुन के, और वॉइस सर्च की जो सुविधा है उसी को हम स्पीच रिकॉग्निशन कहते हैं। चाहे हम देखते हैं एप्पल की सीरी हो, अमेजन का एलेक्सा हो, या गूगल का जो है, ये सब क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन है, और ये आपको मशीन लर्निंग पे ही आधारित है।
दूसरा है इसका ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा, और ग्राहक सेवा में चैटबॉट। चैटबॉट, चैटबॉट। आजकल आप किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करोगे और कहोगे कि मुझे फलानी प्रॉब्लम है, तो आपको वहां पे कोई आदमी बात नहीं करता मिलेगा। क्या बात करता मिलेगा? चैटबॉट बात करता मिलेगा। अब देखो, ये चैटबॉट भी मशीन लर्निंग है, धीरे धीरे सीखता। सामान्यतः कोई भी एक कंपनी है, जैसे एयरटेल है। एयरटेल, अब उनने कहा कि इसने एक चैटबॉट बैठा दिया। अब एयरटेल के जो कस्टमर हैं वो सामान्यतः कुछ लिमिटेड ही शिकायत लेके आएंगे। भाई एयरटेल के कस्टमर पे कोई फोन करके ये थोड़ी बोलेगा कि हमारे गांव की रोड खराब है, रोड बजा दो। वो तो संभव नहीं है ना। कुछ लिमिटेड बोलेगा कि मेरा नेट नहीं चल रहा, वो बोलेगा कि मेरे मोबाइल से पैसे कट गए, बोलेगा मेरा रिचार्ज नहीं हो रहा। मतलब कुछ लिमिटेड हम लिस्ट बना सकते हैं कि एक कस्टमर को एयरटेल से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये है। ज्यादातर आदमी क्या है, इसी शिकायतों को लेके जाते हैं, और ये चैटबॉट धीरे धीरे सब सीख लेता है कि अच्छा ऐसा होता है। तो जैसे बोलोगे नेट नहीं चल रहा है, तो फिर वो अगला बताएगा कि नेट नहीं चल रहा है, तो एक दबाओ, दो दबाओ। फिर आप जैसे एक दबाया, दो दबाए, फिर वो कहेगा कि ये करो, वो करेगा। वो कहेगा कि आप अपना वाईफाई का स्विच ऑन करो, ऑफ करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये जो चैट बोट है, ये भी मशीन लर्निंग है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके क्या है, आपके ही डेटा से सीख के और आपको ही आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चालू कर देता है। ठीक है, तो ग्राहक सेवा में भी मशीन लर्निंग का उपयोग हो रहा है। तीसरा हम ले सकते हैं ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ऑटोमेटिक लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ठीक है, आपने गूगल से कोई वेबसाइट खोला, उसने अंग्रेजी में दिखाया, ऊपर लिखा है कि ट्रांसलेशन, आपने हिंदी पे क्लिक कर दिया, पूरा ट्रांसलेट कर दिया। तो ट्रांसलेशन भी उसने क्या है, डेटा के माध्यम से ही सीखा है, और उस सीख सीख के धीरे धीरे करके उसका ट्रांसलेशन भी सुधर गया। मेडिकल डायग्नोसिस, स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ऑनलाइन फ्रॉड पकड़ने में, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन। सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार। वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट, वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट। ट्रैफिक प्रिडिक्शन, ट्रैफिक प्रिडिक्शन। ठीक है ना। ये स्पीच रिकग्निशन के साथ इमेज रिकग्निशन में भी यही मशीन लर्निंग का उपयोग में लाया जाता है। मतलब देखो, हर जगह मशीन लर्निंग है। जहां जहां एआई है, आपको मशीन लर्निंग दिखाई देगी, क्योंकि वो डेटा से सीख रही है। जहां डेटा से मशीन सीख रही है, वही क्या है, मशीन लर्निंग है। ठीक है, मशीन लर्निंग में आप अपने लिए इतना ही। अब भारत में देखो, मशीन लर्निंग के लिए कोई है नहीं। जबरन वही बातें हैं कि कुछ निवेश हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा स्पष्ट रूप से कुछ नहीं है कि हम उसको अलग से पढ़ सकें कि जो मशीन लर्निंग के बारे में बताए। ठीक है ना। तो देखो, मशीन लर्निंग के लिए हमारे लिए इतना ही है। अब इस मशीन लर्निंग के साथ ही हमको क्या देखना है, डीप लर्निंग। भले सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बताया ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपक्षेत्र मशीन लर्निंग, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपक्षेत्र में आपको डीप लर्निंग भी पढ़ना है। तो डीप लर्निंग क्या है, ये मशीन लर्निंग का सबसेट है। मशीन लर्निंग का उपक्षेत्र है।
डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उपक्षेत्र है जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है, जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। पूरी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे डीप लर्निंग का, इसी के आधार पर डीप लर्निंग काम करता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क? देखो, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये जो एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम दरअसल क्या है, इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर तैयार किया गया है। न्यूरल नेटवर्क, देखो हमारा जो मस्तिष्क है, जो मस्तिष्क क्या है, वो उसकी जो इकाई है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन के माध्यम से अरबों की संख्या में हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन है, और वही न्यूरॉन क्या है, सारा कार्य करते हैं। तो उसी मस्तिष्क के न्यूरॉन नेटवर्क को कॉपी करके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हमारे दिमाग में होता है। न्यूरल नेटवर्क जो कार्य करने की इकाई है वो क्या है, न्यूरॉन है। ये सारा न्यूरॉन ही काम करेगा। तो उसी को देखकर, उसी को कॉपी करके बनाया गया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। और देखो, जब दिमाग में न्यूरॉन है और न्यूरॉन ही सारे कार्य कर रहे हैं, तो वो सारे कार्य जो हमारा दिमाग करता है, अब मशीन कर सकती है। क्यों? क्योंकि दिमाग में जो नेटवर्क स्थापित है, वही नेटवर्क इन्होंने बना दिया। तो अब मशीन इंसानी दिमाग की तरह सोच सकती है, उसकी तरह कार्य कर सकेगी, उसमें भी अब फीलिंग आ जाएगी। वो अपने अनुभव से समझेगी, सोचेगी, समझेगी, अनुभव प्राप्त करेगी, सब कुछ कर सकती है मशीन। क्यों? क्योंकि अब उस मशीन में भी आपके दिमाग की तरह ही न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है। इसलिए आने वाले समय में उन्होंने कहा मशीन में भी वो सारी चीजें आ जाए जो मानव में है, तो कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि जो न्यूरल नेटवर्क हमारे दिमाग में है, वही की वही उन्होंने कॉपी करके मशीन में रख दिया। तो जैसा हमारा दिमाग काम करता है, वैसा ही मशीन काम करेगी। और फिर अब चूंकि ये तो देखो आर्टिफिशियल है, तो न्यूरल नेटवर्क इतना अच्छा बनाएंगे कि इंसानी दिमाग की क्षमताओं को भी वो बहुत आसानी से क्रॉस कर देगा। जो देखा ना डीप ब्लू प्रोग्राम, आईबीएम ने कितने साल पहले शतरंज के विश्व चैंपियन को हरा दिया था, तो तब से काम हो रहा है। तो यही है डीप लर्निंग, कि ये मशीन लर्निंग का उपक्षेत्र है जो पूरी तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होता है। और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऐसा एल्गोरिदम है जो इंसानी दिमाग से प्रेरित होकर बनाया गया है। मतलब जो डीप लर्निंग है, ये कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और अनुभव करने की क्षमता प्रदान करता है। ये जो डीप लर्निंग है, कंप्यूटर को या मशीन को इंसान की तरह सोचने और अनुभव प्राप्त करने, सोचने और अनुभव प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन देखो इसके लिए भी जो पूरा निर्भर है वो क्या है, डाटा। इसको बहुत बड़ी मात्रा में डाटा की आवश्यकता होती है। डाटा जितना अच्छा रहेगा, डीप लर्निंग प्रोग्राम उतना ही अच्छा बनेगा। तो ये पूरी तरीके से क्या है, डेटा पर आधारित होता है। डेटा, इसको बहुत बड़ी मात्रा में डेटा की आवश्यकता होती है।
और केवल आपको डेटा उपलब्ध कराना है, और ये बहुत कम, मतलब कम से कम मानवीय हस्तक्षेप, कम से कम मानवीय हस्तक्षेप, कम से कम मानवीय हस्तक्षेप की इसको जरूरत पड़ती है, और ये बिना प्रोग्राम की मदद से खुद ही सीखता और समझ पाता है। बहुत कम मानवीय हस्तक्षेप इस डीप लर्निंग को चाहिए। बस डेटा उपलब्ध करा दो, डेटा से वो खुद ही सीख लेगा, आपको कोई अलग से प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये याद रखना, ये सबसे मेन है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब इसको भी डिटेल में पढ़ते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को, लेकिन अब चूंकि हमको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करता है। हालांकि डीप लर्निंग के अंतर्गत आपको केवल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ही काम, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ही पढ़ना होता है। मैं थोड़ा सा इसको बता दे रहा हूं कि ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारी लेयर होती हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारी लेयर होती है, इसमें से तीन महत्वपूर्ण है। एक होती है इनपुट लेयर, इनपुट लेयर, दूसरी है हिडन लेयर, हिडन लेयर, और तीसरी है आउटपुट, आउटपुट लेयर। ठीक है, इनपुट लेयर नाम से स्पष्ट है, डाटा को बाहरी दुनिया से न्यूरल नेटवर्क में लाती है, न्यूरल नेटवर्क तक लाती है। इनपुट लेयर ही है, डाटा को बाहरी दुनिया से लाके न्यूरल नेटवर्क में लाया। अब इस मतलब वही हमारे दिमाग के जो, हमारे शरीर के जो सेंस ऑर्गन है कि बाहरी दुनिया से सेंसेस हमारे दिमाग तक पहुंचाया, अब फिर दिमाग उसका प्रोसेस करेगा। तो इसमें भी जो प्रोसेसिंग का काम वो हिडन लेयर में होता है। हिडन लेयर में क्या होता है, इनपुट लेयर से प्राप्त डाटा को प्रोसेस कर, डाटा प्रोसेस, इनपुट लेयर से प्राप्त डाटा का प्रोसेस करना, गणना करना और निष्कर्ष, गणना, सब कुछ इधर ही होता है। डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। और फिर तीसरी आती है आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर में नाम से स्पष्ट है कि हिडन लेयर से जो निष्कर्ष निकला है उसको, या जो प्रोसेस्ड जानकारी है इसको बाहरी दुनिया को देना, प्रोसेस्ड जानकारी बाहरी दुनिया को देना, बाहरी दुनिया को देना, प्रोसेस्ड जानकारी बाहरी दुनिया को उपलब्ध कराना। ठीक है, तो ये तीन टाइप का आपको न्यूरल नेटवर्क की तीन लेयर आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, ये जो मशीन लर्निंग है और डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में थोड़ा सा आपको अंतर भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है। देखो, मशीन लर्निंग में हमने क्या लिखा था कि एआई का सबसेट है जो मशीन, जो डाटा के माध्यम से सीखती है, मशीन लर्निंग। लेकिन डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग उससे एक कदम आगे, ये मशीन लर्निंग का एक सबसेट है जो क्या कर रही है कि मशीन लर्निंग के मशीन लर्निंग जो काम कर रही है उसको बड़े स्तर पर कर रही है। डीप लर्निंग नाम से ये डीप, मशीन लर्निंग ऊपर ऊपर, और डीप लर्निंग क्या है, गहराई में उतर के डाटा प्रोसेस करना, वो सारे कार्यक्रमों को कर रही है। फिर मशीन लर्निंग में
हम क्या कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग में प्रिडिक्शन, डेटा प्रिडिक्शन, कि हमने उसको डेटा प्रदान किया और ये प्रिडिक्ट करने का काम कर रही है। लेकिन जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग थोड़ा इसी काम को गहराई में कर रही है। मतलब देखो इसको इस रूप में समझो कि जो मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, कब मशीन लर्निंग से हमको डीप लर्निंग की आवश्यकता पड़ती है? जब विशाल मात्रा में डाटा हो, विशाल मात्रा में डाटा, जब डाटा बहुत बड़े विशाल मात्रा में हो तो मशीन लर्निंग उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाएगी, डीप लर्निंग उसके काम को बहुत सही ढंग से करेगी। जैसे अमेजोन की वेबसाइट है, अमेजोन की वेबसाइट में एक दिन में करोड़ों लोग उसके डाटा को सर्च कर रहे हैं, करोड़ों लोग चीजों को सर्च कर रहे हैं, तो अब यहां पर मशीन लर्निंग कमजोर पड़ने लगेगी। अब उसको डीप लर्निंग की आवश्यकता पड़ेगी कि वो डाटा को बहुत एक्यूरेटली पढ़ेगी और निष्कर्ष उसके बहुत सही रहेंगे। तो यहां पर क्या है, बड़ी मात्रा में डाटा को उपयोग करना। मतलब देखो आप इसको इस रूप में भी कह सकते हो कि हम जहां जहां क्षेत्र में हमने मशीन लर्निंग का उपयोग किया है, वहां वहां हम डीप लर्निंग के भी उपयोग को देख सकते हैं। तो जब विशाल मात्रा में डाटा की आवश्यकता पड़ती है तब डीप लर्निंग, जब जटिल समस्याओं की बात आती है तब डीप लर्निंग, फिर मशीन लर्निंग उतना काम नहीं कर पाएगी। और ये लेबलिंग करने में भी हमने देखा मशीन लर्निंग का काम होता है, लेकिन जब काम और गहराई में होगा तो वो डीप लर्निंग करेगी। मतलब डीप लर्निंग है तो मशीन लर्निंग का ही एक सबसेट, लेकिन वो मशीन को एक कदम आगे स्थापित कर देती है। ठीक है, तो देखो ये मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही अंतर्गत आता है। तो अपने काम के लिए तो अभी बस इतना ही है। ठीक है, इसमें एक दो टॉपिक और हैं, उसको अपन अब कल देखेंगे।